अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे उनका नाम है विलियम वुंड। विलियम वुंड बेसिकली बिलोंग टू जर्मनी। ठीक है, ही वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन नियर मैनहाइम और उन्होंने 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। ठीक है, ही सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बानी जो है वो विलियम वुंड थे। और विलियम वुंड की अगर हम बात करें तो ज्यादातर उन्होंने जो बचपन में वक्त गुजारा वो अकेले गुजारा, क्योंकि उनके जो भाई थे वो बोर्डिंग स्कूल में दाखिल थे। ठीक है, और इनको जो है वो राइटर बनने का शौक था स्टार्ट से ही, और वो उधर रहते थे। उनके जो फादर हैं वो बेसिकली एक पेस्टर थे। ठीक है, और दोनों जो है वो सोशल थे, भाई भी उनका और वो भी। लेकिन जो वो उनकी मेमोरीज हैं अपने फादर के साथ हुई कोई खास प्लेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने जैसे अपनी जिंदगी का एक वाकया शेयर किया कि एक दफा उनके फादर ने स्कूल को विजिट किया और जब उनको कोई उनकी शिकायत पता चली तो उन्होंने उनको मारा भी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है उन्होंने टीचर की बात को भी इतने ध्यान से नहीं सुना। ठीक है, और इस तरीके से जो है उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट में चलती रही। A strong tradition of scholarship was prevalent in the Wund family with ancestors of intellectual renown in virtually every field. कि जो ancestors की बात करें विलियम वुंड के तो वो काफी strong थे। ठीक है, और सब लोगों ने scholarship हासिल किए हुए थे मुख्तलिफ fields में। Nevertheless, it seemed that the impressive line would not be continued by the young Wund. He spent more time daydreaming than studying. ठीक है, वो ज्यादातर वक्त जो है वो डे ड्रीमिंग में गुजारते थे। ठीक है, और स्टडीज में इतने अच्छे नहीं थे और फर्स्ट ईयर जिम्नेजियम में उन्होंने फेल कर दिया। ठीक है, और उसका जो है टीचर्स भी मजाक उड़ाते थे, उसके क्लास फेलोज भी उनका मजाक उड़ाते थे। ग्रेजुअली हावर वोंट लर्न टू कंट्रोल हिज रेवरीज एंड इवन बिकम रिलेटिवली पॉपुलर। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वोंट ने अपनी कमजोरियों के ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने जो है वो अपनी स्टडीज में और लाइफ में थोड़ी बेहतरी लाना शुरू कर दी। Although he always disliked school, he worked to develop his intellectual interest and abilities. By the time he graduated at the age of 19, he was prepared for the university studies. कि जब वो यूनिवर्सिटी स्टडीज के लिए मतलब जाना स्टार्ट करना था उन्होंने, तो उनके अंदर थोड़ा सा चेंज आ चुका था और उनको पता चल चुका था कि उन्होंने अब जिंदगी में कुछ हासिल करना है। उससे पहले जो उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी वो इतनी कोई खास काबिल जिक्र तालीमी लिहाज से नहीं थी। One decided to become a physician to pursue the twin goals of working in science and earning a living. ठीक है, जैसे कि हर बच्चे का ख्वाब होता है तो इनका भी ख्वाब यही था कि वो फिजिशियन बनेंगे और साइंस में जो है वो अपना नाम बनाएंगे और एक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग भी हासिल करना शुरू कर दी यूनिवर्सिटी ऑफ टिम्बिंगन में और यूनिवर्सिटी में ऑफ हाइडलबर्ग में। ठीक है, जहाँ पे वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री पढ़ते थे। He came to realize that the practice of medicine wouldn't be his liking and he changed his major to physiology. लेकिन बाद में उनको पता चला कि मेडिसिन की फील्ड उनको सूट नहीं करती, इसलिए उन्होंने फिजियोलॉजी की फील्ड को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। After a semester of study at the University of Berlin with a great physiologist Muller, Wundt returned to the University of Heidelberg to complete his doctorate in 1855. 1855 में उन्होंने PhD की डिग्री ली। ठीक है, और उनकी लेक्चरर के तौर पे अपॉइंटमेंट हुई फिजियोलॉजी में, जहां वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में 1857 टू 1864 में लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे हेल्महोल्ट्ज के। Wundt found it dreary to spend his time drilling undergraduate in the laboratory fundamentals, so he resigned from that duty. ठीक है, उनको ये कोई खास अच्छा नहीं लगा। फिर उन 1864 में उनकी प्रमोशन होगी एज एसोसिएट प्रोफेसर और वो हाइडलबर्ग में 10 years तक रहे। While engrossed in research in physiology, Wood began to conceive the study of psychology as an independent experimental scientific discipline. तो उनके ख्याल उनके जहन में ये बात आई कि साइकोलॉजी को एक सेपरेट एक्सपेरिमेंटल फील्ड के तौर पर अपनाया जाए। उन्होंने फिर आइडियाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन, जो कि 1858 से 1862 में जिसके कुछ सेक्शन पब्लिश हुए। He described his own original experiment conducted in a makeshift laboratory built in the house and he described the method he considered appropriate for the new psychology, जिसको उन्होंने experimental psychology का नाम दिया।
Along with Fitchner's Elements of Psychophysics, Wundt's contributions book is considered to mark the literary birth of the new science. ठीक है, तो ये दो किताबें जो कि एक वुंड ने लिखी और एक एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स जो कि फिशनर ने लिखी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुनियाद बनाने में अहम किरदार अदा किया। फिर उन्होंने एक और पब्लिश की जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द माइंड्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स 1863 में, ठीक है, और जिसकी रिविजन्स 30 इयर्स लेटर तक जो है वो इंग्लिश में और रीप्रिंट्स जो है इवन वुंड की डेथ के बाद तक होते रहे, ठीक है, जिसमें उन्होंने रिएक्शन टाइम और साइकोफिजिक्स के ऊपर तजुर्बात किए, ठीक है। Beginning in 1867, Wundt taught a course at Heidelberg on physiological psychology, the first formal offering of such a course in the world, ठीक है। और वहीं से उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो कि 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई, एक पार्ट 1873 में और दूसरा 1874 में पब्लिश हुआ, ठीक है। ये जो इसका मास्टर्स पीस था ये 37 इयर्स बाद में भी 6 एडिशंस इसके पब्लिश होते रहे, ठीक है, 1911 तक। और इस तरीके से जो है दाग बेल जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डाली गई। फॉर मेनी इयर्स सक्सेसिव एडिशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी सर्व्ड एज ए storehouse of information and a record of psychology's progress for experimental psychologists. The term physiological psychology, the title may be misleading. At that time, the word psychological was used synonymously with the German word meaning experimental. ठीक है कि जो जर्मनी में फिजियोलॉजिकल वर्ड जो है वो एक्सपेरिमेंटल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। Wundt was actually teaching and writing about experimental psychology, not physiological psychology, जो कि हम आजकल जिसको हम एक सेपरेट ब्रांच के तौर पर जानते हैं। फिर लिप्जिग में आ गए वुंड। Wundt began the longest and most important phase of his career in 1875 and he became professor of philosophy at the University of Leipzig, where he worked prodigiously for 45 years. उन्होंने वहाँ एक लेबोरेटरी बनाई 1881 में, ठीक है, और एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था फिलोसफिकल स्टडीज, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको ये मैं फिर बता दूं कि फिजियोलॉजिकल जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज किया जाता है जर्मन लैंग्वेज में। इन 1906 Wundt was able to rename his journal physiological studies, now equipped with a handbook, a laboratory and a scholarly journal. Psychology was well underway. कि अब एक लेबोरेटरी भी मौजूद थी, एक हैंडबुक मौजूद थी, ठीक है, न्यू इक्विपमेंट मौजूद थे लेबोरेटरी में और एक जर्नल भी था। तो इस तरीके से जो है वो एक न्यू जो साइंस है उसकी बुनियाद जो है वो पड़ चुकी थी। Wundt's lab and his growing reputation drew a large number of students to Leipzig to work with him. Among these were many students who became pioneers, spreading their versions of psychology to subsequent generations, ठीक है। और यहाँ पे उनके काफी स्टूडेंट्स है जिन्होंने काफी ज्यादा जो है वो साइकोलॉजी को आगे दुनिया भर में लेकर गए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। और इस तरीके से जो है इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आगे जाती रही। इसके अलावा रशिया में भी इनकी जो लैब है उसका बनाया गया जिसको 1912 में इस्टेब्लिश किया गया था वुंड्स लैब के नाम पे। और टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी जापानीज स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और Wundt was a popular lecturer at one time of the enrollment in the Leipzig. 6,000 more students were enrolled in his career. और उसके जो क्लासरूम मैनर था वो इतना अच्छा था कि टिचनर एक दफा लिखते हैं कि द swung the door open and Wundt came in, ठीक है, कि अटेंडेंट जो है वो दरवाजा खोलता था और Wundt आते थे, तमाम ब्लैक कलर में, ठीक है, बूट से लेकर नेक टाई तक, स्पेयर नैरो शोल्डर्ड फिगर, stooping a little from the hips. He gave the impression of height, though I doubt if in fact he stands more than 5 feet 9. मतलब वो इस तरीके से अपना पोस्चर रखते थे कि वो लंबे महसूस हों, दो कि उनका इतना जो है वो हाइट नहीं थी, ठीक है। कि वुंड ने अगले जो 10 इयर्स थे वो फिर कल्चरल साइकोलॉजी को डिवोट किए, ठीक है, और उनको अपनी जिंदगी के मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस इन हिज वर्किंग लाइफ का नाम दिया, ठीक है। और इसी तरीके से जो है उन्होंने एक जर्नल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें जो है वुंड्स की पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा साइटेशंस जो हैं वो होती थी, ठीक है। In contrast, Wundt's principles of physiological psychology accounted for more than 61% of the references to his works. तो इस तरीके से जो है इनका काम जो है वो हर जगह पे पॉपुलर रहा।
On probable reason for the lack of interest in Wood's cultural psychology among American psychologists was the timing of its publication, the period between 1900 and 1922. ठीक है, हम जैसे कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक नई ब्रांच जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो इस तरीके से जो है American psychologists had developed confidence in their own ideas in educational institution by then and saw little need to pay attention to the development from Europe. कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अपने जो कंट्रीब्यूशंस थी उनके ऊपर उनका फोकस ज्यादा था, यूरोप के ऊपर उनका कम था, ठीक है। और Wundt continued with his systematic research and theoretical work until his death in 1920, ठीक है। और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो साइकोलॉजी की फील्ड में दी, और एनालिसिस ऑफ हिज प्रोडक्टिविटी शोड दैट ही रोट 54,000 पेजेस बिटवीन 1853 to 1920, और जिसमें एन आउटपुट ऑफ 2.2 पेजेस पर डे, यानी तकरीबन वो दिन में किसी भी किताब के कम से कम 2 सफ़े लिखते थे। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड की जो है वो बुनियाद रखी। Wundt described his psychology as a science of conscious experience, ठीक है। उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को कॉन्शियस एक्सपीरियंस का नाम दिया, ठीक है। and therefore the method of scientific psychology must involve observation of conscious experience, कि हम किसी चीज को साइंटिफिक तब ही कह सकते हैं अगर वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करे। However, only the person having such an experience can observe it, लेकिन मसला ये है कि जिस बंदे को ये चीज मतलब महसूस कर सकता है वही इसको बयान कर सकता है। Wundt decided that the method of observation must necessarily involve introspection, the examination of one's own mental state, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है। अपने बारे में, पूरी अपनी थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने एक्सप्रेशंस के बारे में, जब हम अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बताते हैं तो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। Wundt refer to this method as an internal perception, ये हमारी अंदरूनी इदराक है जो कि हम अपनी जात के बारे में करते हैं। The method of introspection did not originate with Wundt. Its use can be traced back to Socrates. Wundt's innovation was the application of precise experimental control over the conditions under which introspection was performed. बेसिकली जो इंट्रोस्पेक्शन है इसकी रूट सोक्रेट्स से जाकर मिलती हैं, लेकिन इसको साइंटिफिकली जो है वो स्टडी करने का जो सहरा है वो विलियम वुंट के सर जाता है। In physics, introspection had been used to study light and sound. In physiology, it had been applied to research on the sense organs to obtain information about the senses. For example, an investigator applied stimulus and asked the subject to report on the sensation produced. कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आपको किस किस्म की सेंसेशन जो है वो फील हो रही है। You will recognize that this as similar to Fitchner's psychophysics research methods. फिशनर ने भी इसी तरीके से साइकोफिजिक्स में जो है वो स्टडीज की। when subjects ठीक है, when the subjects compared two weights and reported whether one was heavier, lighter or equal in weight to the other, they were introspecting that they were reporting on their conscious experience. कि जब उनसे पूछा जाता था कि ये जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से लाइटर कौन सा है, हैवियर कौन सा है और किसका वेट इक्वल है, तो एक किस्म के हम अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को खुद स्टडी कर रहे हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी कि अपनी अंदरूनी इदराक को, इंटरनल परसेप्शन को हम खुद स्टडी कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन और इंटरनल परसेप्शन एज प्रैक्टिस इन वुंड्स लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग वाज conducted under Wundt's explicit rules and conditions. Number 1, observers must be able to determine when the process is to be introduced, कि observers को पता होना चाहिए कि ये process कब शुरू होना है। Observers must be in a state of readiness or strained attention, कि उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो, पूरी फोकस जिस एक्सपेरिमेंट या जिस चीज के ऊपर स्टडी हो रही है उसके ऊपर रखेंगे तो ही तजर्बा जो है वो हो सकेगा, यानी कि रेडीनेस जरूरी है। इट मस्ट बी पॉसिबल टू रिपीट द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स, कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इन ऑब्जर्वेशंस को काफी दफा रिपीट भी कर सकते हैं। इट मस्ट बी पॉसिबल टू वेरी द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ स्टिमुलाई, अगर हम चाहें तो उसके अंदर चेंज भी ला सकते हैं। जैसे कि अगर ट्यूनिंग फोक है और अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है तो समझे कि हमने पहली दफा जो है वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी, अगली दफा 21 दी, अगली दफा 22 दी, तो हम चेंज करें या वेरी करें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को। तो इस तरीके से जो है ये तजर्बात जो है वो किए जाते हैं। The last condition invokes the essence of the experimental method, जिसमें varying the conditions of the stimulus situation and observing the resulting change in the subject's reported experience, कि हम अपने स्टिमुलस में चेंज लाते हैं ताकि
एक्सपेरिमेंटल या जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम तजर्बा कर रहे हैं उसमें क्या चेंज आता है या वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उसको हम स्टडी कर सकें. Won't believe that his form of introspection, internal perception would provide all the raw necessary data for the problem of interest to psychology, just as external perception provided data for science such as astronomy and chemistry. In external perception, the focus of the vision is outside of the observer, such as star or the reaction produced by the mixing chemicals in a test tube. With internal perception, the focus is within the observer is our conscious experience. कि perception की दो types हैं, एक है external perception और एक है इंटरनल परसेप्शन. एक्सटर्नल परसेप्शन क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक बाग में जाते हैं, वहां देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के चीजें हैं, ठीक है, वहां पे लोग हैं, तो वो आपकी एक्सटर्नल परसेप्शन है. इंटरनल परसेप्शन है कि आप क्या महसूस करते हैं, आप किस तरीके से उस चीज को देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने साउंड की बात की कि आपको पहले 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनाएगी, फिर 21 सुनाएगी, फिर 22 सुनाएगी, फिर 23 सुनाएगी. क्यों? तो हो सकता है इसमें जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस हो. तो क्या आप उस डिफरेंस को महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते? तो ये जानने के लिए हमें इंटरनल परसेप्शन का सहारा लेना पड़ेगा. और जब हम इंटरनल परसेप्शन का सहारा लेंगे तो वो एक किस्म की हमारी जो है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी है. The purpose of practicing internal perception under stringent experimental condition is to produce accurate observations that are capable of being replicated. ठीक है, सबका मकसद ये है कि हम एक ऐसी ऑब्जर्वेशन कर सकें जो बाद में हमें रिपीट भी करनी पड़े तो हम कर सकें. The way external perception yield observation for the natural sciences that can be repeated independently by the other researchers. किसी जिस तरह से फिजिकल साइंसेज में होता है कि हम एक्सटर्नल परसेप्शन को स्टडी करते हैं ताकि हम बाद में उसको रेप्लिकेट कर सकें, इसी तरह साइकोलॉजी में हम इंटरनल परसेप्शंस को स्टडी करते हैं स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को, यानी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को के अंदर, ताकि हम उसको दोबारा से रेप्लिकेट कर सकें. To achieve this goal, Wundt insisted that his observers be carefully and rigorously trained to perform the internal perception properly. उसके लिए जिसके ऊपर हमने तजर्बा करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका प्रॉपरली ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Observers were required to complete a staggering 10,000 individual introspective observation before they were judged scientifically and sufficiently prepared to supply meaningful data for the Wundt's laboratory research. एकदम ही किसी को वुंट की लेबोरेटरी में इंटर नहीं करा दिया जाता था, बल्कि पहले उसकी 10,000 से ज्यादा इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशंस की उन्होंने डायरी लिखकर या जिस तरीके से भी स्टडी करके वो लेकर आनी होती थी, और उसके बाद उनको फील्ड में या वुंट की लेबोरेटरी में लेकर जाया जाता था. Through such persistent repetitive training, subject would be able to make observations mechanically. तो इस तरीके से जब वो 10,000 से ज्यादा दफा प्रैक्टिस कर चुकेंगे तो उनको साइंटिफिकली, मैकेनिकली, ऑब्जेक्टिवली अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना जो है वो आ जाएगा. इन थ्योरी Wundt's trained observers would not need to pause. इस तरीके से वो रुकेंगे नहीं कि ताकि वो सोचें या रिफ्लेक्ट बैक करें, बल्कि जो भी उनके ज़हन में आएगा उसको वो स्पॉन्टेनियसली बता सकेंगे, बट कुड रिपोर्ट ऑन देयर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली. यानी कि आपको स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ता था. Thus, the interval between the acts of observing and reporting the immediate experience would be minimal. कि जब आपने कोई चीज ऑब्जर्व की और जितनी देर में बताई उसमें डिफरेंस मिनिमल होना चाहिए, ताकि आप डिफेंसिव मैकेनिज्म्स को अप्लाई ना कर सकें, ताकि आप खुद से चीजें जो है वो ना बना सकें. ठीक है. Wundt rarely accepted the kind of qualitative introspection in which the subject simply describe their inner experiences. ठीक है कि वुंट जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि लोग अपना क्वालिटेटिव बताएं अपने बारे में कि जी क्या इनर एक्सपीरियंस था. The type of introspective report he sought dealt primarily with the subject's conscious judgment about the size, intensity, duration of physical stimuli. ठीक है, ये क्वांटिटेटिव जजमेंट हैं जो कि साइकोफिजिकल रिसर्च में होती हैं. ठीक है, और इनको दोबारा से भी रिपीट किया जा सकता है. ठीक है, और जो क्वालिटेटिव हैं जैसे कि प्लेजेंटनेस ऑफ द स्टिमुलस है, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज है, और क्वालिटी ऑफ सेंसेशन है, ठीक है, उसको बहुत कम स्टडी किया जाता था. ठीक है, और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी एक
एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के हवाले से एक बुक लिखी 1883 से 1903 में, जिसको 20 वॉल्यूम जो हैं वो पब्लिश हुए, जिसका नाम था फिलोसफिकल स्टडीज। और इसमें 180 एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है वो पब्लिश की गई। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कौन कौन से हैं? Having defined the subject matter and the methodology for his new science of psychology, वुंड ने जो है वो आउटलाइन की अपने गोल्स जो कि मदरजा झैल थे। नंबर 1, एनालाइज द कॉन्शियस process into the basic elements, discover how these elements are synthesized or organized, determine how the laws of connection governing the organization of the elements। कि सबसे पहले कि जितनी भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसके बेसिक एलिमेंट्स को एनालाइज किया जाए, ये जितनी भी बेसिक एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके से तरतीब हुए हैं, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं, सिंथेसाइज हुए हैं। ठीक है, और फिर कौन से वो जो लॉज हैं जो कि ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ। फिर सेंसेशंस की बात करें तो वुंड सजेस्टेड दैट सेंसेशंस वर वन ऑफ द टू एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। सेंसेशन आर अराउज्ड व्हेन अ सेंस organ is stimulated and the resulting impulses reach the brain। इसको जब हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेंसिटी की बेस पे, ड्यूरेशन की बेस पे और सेंस मोडालिटी की बेस पे। वुंड रिकॉग्नाइज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड इमेज बिकॉज images are also associated with the excitation of cerebral cortex। फिर आ जाते हैं फीलिंग्स की तरफ। Feelings are the other elements of the conscious experience. Sensation and feelings are simultaneous experience of the immediate experience. Feelings are the subjective component of the sensation, but do not arise directly from the sense organs. Sensations are accompanied by certain feeling qualities, which when sensation combine to form a more complex state, a feeling quality will result। कि बेसिकली ये एक सब्जेक्टिव हमारी जो किसी भी इमीडिएट एक्सपीरियंस के बारे में फीलिंग है वो होती है। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं सेंसेशन के, जो कि डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से नहीं आते। इस हवाले से उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स। वुंड्स एक्सप्लेनेशन फॉर फीलिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द 3 डायमेंशंस, जो कि प्लेजर डिसप्लेजर थी, ठीक है, टेंशन और रिलैक्सेशन थी, और एक्साइटमेंट और डिप्रेशन था। ठीक है, कि बेस्ड ऑन हिज पर्सनल इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन वर्किंग विद मेट्रोनोम, जो कि एक डिवाइस था जो कि प्रोग्राम जिसमें हम ऑडियो यानी कि ऑडिबल क्लिक्स जो है वो सुन सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर तजर्बात की और उन्होंने ये 3 चीजें जो हैं वो कहा कि ये फीलिंग्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती हैं, प्लेजर और डिसप्लेजर, टेंशन और रिलैक्सेशन, और एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। ठीक है, एवरी एलिमेंट्री फीलिंग कुड बी इफेक्टिवली डिस्क्राइब बाय डिटरमाइनिंग इट्स लोकेशन विद इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, कि उनकी क्या पोजीशन है इन डायमेंशंस में, जो कि 3 हैं, कौन कौन से? प्लेजर, डिसप्लेजर, टेंशन, रिलैक्सेशन, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। Despite his emphasis on the elements of conscious experience, Wood did recognize that when we look at objects in the real world, our perceptions have a unity or wholeness। ठीक है, कि जितनी भी हम चीजें देखते हैं वो एक कुल की सूरत में देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जब हम एक विंडो से किसी दरख्त को देखते हैं तो हम इंडिविजुअल सेंसेशंस की बात नहीं करते। ठीक है, जैसे कि उसकी ब्राइटनेस क्या है, कलर क्या है और शेप क्या है। ठीक है, बल्कि हम ओवरऑल एक जो है वो विजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो how is the unified conscious experience compounded from the elementary parts? Wundt explained this phenomena through his doctrine of a perception। A perception क्या है? The process by which mental elements are organized, कि ब्रेन में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जिस तरीके से तरतीब पाते हैं उसको हम ए परसेप्शन कहते हैं। The process of organizing mental elements into a whole is a creative synthesis, also known as laws of psychic resultants, which creates new properties for the building up or combining of the elements। वुंड ने इस बारे में लिखा है कि every psychic compound has characteristics which are by no means the mere sum of the characteristic of elements। कि हर जो भी चीज है वो एलिमेंट से मिलकर बनती है, लेकिन वो एलिमेंट से कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, यू हैव प्रोबेबली हर्ड द सेइंग होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कि होल जो बनता है, मुकम्मल जो होता है, वो सम ऑफ इट्स पार्ट्स से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो यू हैव प्रोबेबली हर्ड द सेइंग दैट द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट,
This is the idea that promoted the Gestalt psychologist. The notion of creative synthesis is counterpart in chemistry. Combining chemical element produces compounds or results that contain properties not found in the original elements. जैसे केमिस्ट्री में होता है कि जब हम एसिड और बेस को इकट्ठा करते हैं तो हमें नतीजे के तौर पर साल्ट मिलता है, ठीक है, जो कि एसिड और बेस दोनों से हर लिहाज से मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से जब हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं तो हमें एक टोटलिटी में एक टोटली डिफरेंट चीज मिलती है। टू फाउंड ए परसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। Our conscious is not merely acted on by the elements, sensation and feeling we experience. Instead, the mind act on these elements in a creative way to make up the whole. Thus, one did not conceive of the process of association in the passive mechanical way favored by the most of the empiricists and associationists, ठीक है। तो इनके मुताबिक ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जिस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और ए परसेप्शन के थ्रू हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके चीजों को देखते हैं, यानी कि हम पैसिव नहीं हैं, जो कि बिहेवियरिस्ट कहते थे, जो कि बहुत सारे ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट कहते थे, ठीक है, जो कि एम्पिरिसिज्म पे और एसोसिएशनिज्म पर बिलीव करते थे। ठीक है, विलियम वोंट की अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं अपनी इस अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। द लॉ ऑफ cycle resultants find its expression in the fact that every psychical element shows attributes which may be indeed be understood from the attributes of its elements after these elements have been presented. कोई भी चीज है वो एक कुल की सूरत में होती है, यानी मुकम्मल सूरत में जब होती है तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्वालिटीज क्या हैं, उनको स्टडी करना भी जरूरी है, ठीक है। Compound clang is more than the ideational and affective attributes that merely a sum of single tones. कि जब हम किसी चीज को मुकम्मल सूरत में देखते हैं तो वो किसी चीज के एलिमेंट से कहीं ज्यादा होती है। एलिमेंट्स में आइडिएशनल और इफेक्टिव एट्रीब्यूट होता है। आइडिएशनल का मतलब ये है कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उस चीज को कुल की सूरत में देखते हैं तो वो एक टोटली एक डिफरेंट चीज जो है वो बन जाती है, ठीक है। 1910 तक, 10 years before the wound died, German psychology had 3 journals and several textbooks and research laboratories, but only 4 scholars listed themselves in the official directories as psychologists rather than the philosophers. By 1925, only 25 in Germany called themselves psychologists, and only 14 of the 23 universities had established separate psychology departments. At the same time, in the United States, there were many more psychologists and psychology departments. Psychological knowledge and the techniques were being applied to practical problems in business and education, ठीक है। लेकिन ये जो अगर हम बात करें तो ये सारी जो है वो कंट्रीब्यूशन है जो कि वुंड को मिली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस की विलियम वोंड ने, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, नेट से भी सर्च करें कि विलियम वोंड की क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, ठीक है, इसको अच्छे से रीड करके आए तो हम इसके बारे में, ठीक है, मजीद बात जो है वो कल करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।